अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ का पास्ट पेपर 2020। एक पहला क्वेश्चन है, क्रिटिक टू ऑफ द सेट स्टेटमेंट ऑन परसिस्टेंस एंड सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑन परसिस्टेंस एंड सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टर्स है, उसके ऊपर जो क्रिटिक है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि परसिस्टेंट एंड सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टर्स होते क्या हैं। परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर रूल, द परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर रूल इज अ डॉक्ट्राइन इन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ दैट परमिट्स अ स्टेट टू अवॉइड being bound by customary norms if it has consistently object to the norms during its formation। यानी कि ये जो हमारे पास ये वाला लॉ है, ये स्टेट्स को ये अलाउ करता है कि ये जो है ना कस्टमरी जो हमारे पास नॉर्म्स हैं उसको अवॉइड कर सकती है अगर वो कस्टमरी नॉर्म्स इसको टारगेट कर रहे हों। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कर रहे हों ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टर्स हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ subsequent objector involves a state that after a customary norm has crystallized attempt to object its application। ठीक है, वो ये जब ये उस वक्त वर्क करता है ये वाला रूल, ये वाला ऑब्जेक्टर, जब कस्टमरी नॉर्म्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज्ड हो चुकी हों, यानी वो इस्टेब्लिश हो चुकी हों। ठीक है, सच एन ऑब्जेक्शन जो है डज नॉट रिलीज द स्टेट फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस ऑफ नॉर्म बट मे राइज क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर कंप्लाइंसेस। इस तरह की ऑब्जेक्शन जो है वो स्टेट की जो है ना वो ऑब्लिगेशंस ऑफ नॉर्म्स को तो इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन उसके जो फ्यूचर कंप्लाइंसेस है उसको एक क्वेश्चन मार्क जरूर बना देती है। ठीक है, इसके ऊपर क्रिटिक ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के जो वीकनेस है उसके ऊपर क्या क्रिटिक्स है। सबसे पहले तो है इम्पैक्ट ऑन लीगल certainty, the ability to of states to opt out of binding customary international law undermines the predictability and stability of international legal system। इंटरनेशनल जो स्टेट के पास ये एबिलिटी है कि वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को ऑप्ट कर सके, वो ये इस जो है ना इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स की स्टेबिलिटी को वो अंडरमाइन कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है केस लॉ इलुस्ट्रेशंस। द नॉर्थ सी कन्वेंशनल शेल्फ केस 1969 की ये एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। दैट एक्नॉलेज है दैट अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नॉर्म कुड बी फॉर्म डिस्पाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम सर्टेन स्टेट। उसके डिफरेंट स्टेट्स अगर ऑब्जेक्ट भी करती है फिर भी ये जो है ना इंटरनेशनल लॉ जो है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है काउंटर एग्रीमेंट्स एंड लिमिटेशंस। इसके ऊपर एग्रीमेंट्स, काउंटर एग्रीमेंट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ द रूल। वाइल द प्रेसिस्टेंट ऑब्जेक्टर रूल अलाउ स्टेट्स टू अवॉइड सर्टेन ऑब्लिगेशंस को जो है ना वो अवॉइड करने के लिए चूँकि स्टेट्स को अलाउ करता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है वो वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस उसकी उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, जनरल प्रैक्टिस जो है ना वो अमंग स्टेट्स मीनिंग दैट आइसोलेटेड ऑब्जेक्शन में नॉट हिंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स, कि जो उसके नतीजे में क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, आइसोलेटेड हो रहा है कोई स्टेट, तो उसके नतीजे में जो है ना नॉर्म्स की इस्टेब्लिशमेंट में ना मुश्किल आएगी। ठीक है, ICJ हैज़ इंडिकेटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रूल डज नॉट डिपेंड सोलली ऑन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्शन बट रेदर टू द एक्सेप्टेंस एंड द प्रैक्टिस। तो अभी ICJ जो ये कहती है कि मुश्किल होता है कि जब कोई स्टेट ऑब्जेक्ट करे तो रूल्स जो नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करना, लेकिन ICJ ये कहती है कि ये जो इंडिकेशन है ना इंटरनेशनल नॉर्म्स की वो सिर्फ ऑब्जेक्शन के ऊपर रिलाई नहीं करती बल्कि वो एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिस के ऊपर रिलाई करती है। ठीक है, इसमें अब स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द रोल ऑफ परसिस्टेंट ऑब्जेक्शन डज नॉट ग्रांट स्टेट्स एज अ फ्री पास टू वायलेट इंटरनेशनल नॉर्म्स। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्शन है, आप किसी भी रूल को आप ऑब्जेक्ट कर देती है स्टेट, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनको फ्री हैंड मिल जाता है कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स को जो है ना वायलेट करना शुरू कर दे। ठीक है, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसको रिस्पेक्ट करे और उसको कस्टमरी लॉ जो है ना उसके तौर पे एक्सेप्ट भी करे और इम्प्लीमेंट भी करे। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ नॉर्म्स। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ डायनामिक है, कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग है। चूँकि नॉर्म्स इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए जो स्टेट्स जिन्होंने पहले ऑब्जेक्ट किया था मे भी वो बाद में जो है ना वो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द परसिस्टेंट एंड सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टर्स।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वे इन विच अ स्टेट अप्रोचेज इंटरनेशनल लॉ विल डिपेंड ऑन वेदर इट एडहेयर्स टू द मोनिस्टिक और डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। कि जो स्टेट है वो जिस तरह से इंटरनेशनल लॉ के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिसाइड करता है कि वो मोनिस्ट अप्रोच पे चलती है या डुअलिस्टिक अप्रोच पे चलती है। तो वो कहते हैं कि इस कोटेशन को जो है ना साबित करें। मोनिस्ट अप्रोच का हमें पता है कि मोनिस्ट अप्रोच जो वो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ जो है ना वो एक अनडिफाइंड लीगल सिस्टम है। मोनिस्ट जो स्टेट्स हैं वो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डायरेक्टली अप्लाइकेबल है विद इन द डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर्स। ठीक है, इसकी जो है ना वो हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें नेदरलैंड है और फ्रांस है। ठीक है, दो कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डुअलिस्टिक अप्रोच। डुअलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ जो है वो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं, और इस अप्रोच के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो उसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है डोमेस्टिक लीगल सिस्टम के ऊपर, अनलेस के ये जो है ना एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड हो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के साथ। इस लीगल सिस्टम की, इस अप्रोच की एग्जांपल जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास हैं अप्रोचेज़, वो बेसिकली ये डिफ़ाइन करती है कि लीगल सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लीगल सिस्टम आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो सम कंट्रीज़ हैं जो कि इनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जो डुअलिस्टिक अप्रोच पे चलते हैं कि बोथ सिस्टम्स आर डिफरेंट, और कुछ हैं जो मोनिस्ट अप्रोच पे चलते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम को डोमेस्टिक जो है हमारे पास लीगल सिस्टम उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, how extradition has been defined in international law, what is meant by non extradition of political offenders, what are the conditions necessary for extradition। जो एक्स्ट्राडिशन को डिफ़ाइन करें और ये बताएं कि नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स से क्या मतलब है और कुछ क्या कंडीशंस हैं जो कि एक्स्ट्राडिशन के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्राडिशन जो है ना ये एक क्रूशल मैकेनिज्म है इंटरनेशनल लॉ जो कि फैसिलिटेट करता है द सरेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर वन स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन टू सर्व अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को सर्व करने के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए एक इंडिविजुअल को जो है ना वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स तक जो सरेंडर करना होता है उसको जो चीज़ फैसिलिटेट करती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, यानी कि आप ये कहोगे ये स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इसके हम डेफिनेशन करते हैं, इट कैन बी डिफाइन एज अ फॉर्मल प्रोसेस बाय विच वन स्टेट सीक्स अ सरेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अक्यूज्ड और कन्विक्टेड अ क्राइम इन दैट स्टेट एंड हु इज़ फोकस्ड विद इन द टेरिटरी एंड ऑफ अनदर स्टेट। यानी कि एक अगर किसी भी स्टेट का जो इंडिविजुअल है वो एक क्राइम कमिट करता है, जो एक ऐसा क्राइम जो किसी दूसरी स्टेट की टेरिटरी के लिए ख़तरा हो सकता था, तो उसको जो वो स्टेट है ना जिसका वो था इंडिविजुअल वो उसको सरेंडर करवाती है। इसको जो ये जो फॉर्मल प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, इसके जो की एलिमेंट्स है इसका लीगल फ्रेमवर्क है, इट अकर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ के ज़रिए होता है। ये जुडिशल प्रोसेसेस होते हैं बाकायदा, involve judicial oversights. They request the state usually conducts an examination to determine whether the extradition request meet the legal criteria set। यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्टेट जो है ना वो ये रिक्वेस्ट करती है कि ये देखा जाए कि एक्सट्रेडिशन जो इस वक्त हो रही है उसके ऊपर लीगल फ्रेमवर्क अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एक्सट्रेडिशन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज़ वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है ना वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इंडिविजुअल शुड नॉट बी extradited for crimes that are politically motivated or that arise from the exercise of legitimate political decision। जो क्राइम वो कहते हैं politically motivated थे या political campaigns की वजह से हुए, उसके लिए आप क्रिमिनल्स को जो है ना एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी हम बात करें तो जो डेफिनेशन है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स की, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ अ टिपिकली डिफाइंड एज समवन हु कमिट्स एन एक्ट दैट इज़ कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल क्राइम। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल बिलीव्स की वजह से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, इसके हम देखते हैं कि कंडीशंस फॉर नेसेसरी फॉर एक्स्ट्राडिशन के लिए कौन सी कंडीशंस का होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी।
एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर मौजूद है स्टेट्स के दरमियान या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इट विल इंश्योर के एक्स्ट्राडिशन हो। ठीक है। डुअल क्रिमिनलिटी, टू ऑफेंडर्स ऑफेंस फॉर विच एक्स्ट्राडिशन इज रिक्वायर्ड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज क्राइम इन बोथ रिक्वेस्टिंग एंड रिक्वेस्टेड स्टेट। ठीक है। दोनों स्टेट्स जो है ना, उसके जो क्राइम हुआ है वो दोनों स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा हो, रिक्वेस्टिंग स्टेट को भी, रिक्वेस्टेड स्टेट को भी। ठीक है। फिर सफिशिएंट एविडेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्राडिशन जो है उसके लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके एक्स्ट्राडिशन जो है उसको जस्टिफाई किया जा सके। नो डेथ पेनल्टी और टॉर्चर, इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स को, जो एक्स्ट्राडिट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको जो है ना डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, उनको टॉर्चर नहीं दिया जा सकता। ठीक है। कि ये इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है ना वो बेस करता है। ठीक है। फिर है हमारे पास पॉलिटिकल ऑफेंस exceptions as mentioned earlier, individuals accused for political offenses may not be extradited, हो सकता है कि उनको एक्स्ट्राडिट ना किया जाए। ठीक है। दिस कंडीशन इज क्रूशल इन सेफगार्डिंग पॉलिटिकल डाइसेंट्स, जो पॉलिटिकल डाइसेंटर्स हैं उनको सेव करने के लिए स्टेप लिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनैलिटी। Some states may have laws prohibited the extradition of their own individuals in such cases, जो हैं स्टेट्स, उनके पास कभी कभी ऐसे लॉ होते हैं जो अपने इंडिविजुअल्स को, जो अपने नेशनल्स को, उनकी एक्सट्रेडिशन को प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है। तो उसको जो है ना वो उसके लिए पेश ही नहीं करते, एक्सट्रेडिशन के लिए पेश ही नहीं करते उसको। ठीक है। इस तरह के केसेस में जो है ना रिक्वेस्टेड स्टेट वो प्रोसिक्यूट को, इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट जो है ना वो डोमेस्टिकली इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ब्लॉकेड ऑफ द पोर्ट ऑफ कोस्ट्स ऑफ अ स्टेट बाय द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अनदर स्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ अग्रेसिव एक्ट, एक्सप्लेन द लॉज रिलेटिंग टू ब्लॉकवेड अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो वो कहते हैं कि जो ब्लॉकेड है वो एक आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो ब्लॉकेड ऑफ आर्म्ड फोर्स फॉर अनदर स्टेट है, वो एक अग्रेशन की जो है ना वो एग्जांपल है। तो उसको आप डिसाइड करें, उसको एक्सप्लेन करें और ये बताएं कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ से ये कैसे रिलेट करता है। सो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले है ब्लॉकेड रेफर टू द एक्शन टेकन बाय स्टेट और प्रिवेंट वेसल्स फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग पोर्ट्स और कोस्ट टू अनदर स्टेट। एक दूसरी स्टेट के पोर्ट्स एंड कोस्ट के ऊपर एंटर होने की जो प्रिवेंशन है एक स्टेट की, उसको हम कहते हैं, उन एक्शन को हम कहते हैं ब्लॉकेड। ठीक है। इसका कुछ लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। इसकी अगर हम डेफिनेशन, एक बाकायदा डेफिनेशन करें तो सान रोमियो मैनुअल, जो इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेशन, इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एट सी 1994 में पास हुआ था, उसमें जो है ना ब्लॉकेड की डेफिनेशन ऐसे की जाती है, एन एक्ट ऑफ वॉर दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फोर्स और टू प्रिवेंट द एक्सेस टू सर्टेन मैरीटाइम एरियाज़। मैरीटाइम एरियाज़ के ऊपर जो है ना किसी दूसरे स्टेट की जो है एक्सेस, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं ब्लॉकेड। ठीक है। लॉज ऑफ नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लॉकेड हैं। नेवल ब्लॉकेड है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, ये सबसे है कॉमन ब्लॉकेड की टाइप है, वेयर नावल फोर्सेज आर यूज टू इंटरसेप्ट एंड डिटेन वेसल्स अटेम्प्टिंग टू एंटर अ लीव और पोर्ट। ठीक है। उस कोई भी चीज़, जब वेसल, कोई व्हीकल जो है ना पोर्ट में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसको जो है ना इट इज़ नेवल जो हमारे पास ब्लॉकेड, उसमें उसके खिलाफ फोर्स का यूज़ किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड ब्लॉक, इन्वॉल्व्स मिलिट्री फोर्सेज प्रिवेंटिंग द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड बॉर्डर्स। लैंड बॉर्डर्स के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उससे रोक देते। ठीक है। कंडीशंस ऑफ ब्लॉकेड, लीगल ब्लॉकेड के लिए किन कंडीशंस का होना, सबसे पहले तो डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। द ब्लॉकेड, जो ब्लॉकेडिंग स्टेट है, इट मस्ट फॉर्मली डिक्लेयर द ब्लॉकेड, उसको फॉर्मली जो है ना फॉर्मली ब्लॉकेड डिक्लेयर करना पड़ेगा। इफेक्टिव, द ब्लॉकेड मस्ट बी इफेक्टिव होना चाहिए, मीनिंग दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सेस टू डेजिग्नेटेड एरिया, वो इस काबिल हो कि वो जो क्रिमिनल है उसकी डेजिग्नेटेड एरिया तक रसाई को मुश्किल बना सके। ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स, जो ब्लॉकेड है स्टेट, ये हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू नोटिफाई न्यूट्रल स्टेट्स फॉर द ब्लॉकेड एट इट्स इंटेंडेड ड्यूरेशन, उसकी इंटेंडेड ड्यूरेशन के लिए जो है ना वो अपने दूसरे साथ वाले जो स्टेट्स हैं उनको
जो है ना वो उनके लिए उनको नोटिफाई करना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, दूसरे इंटरनेशनल लॉ के अंदर दूसरे बहुत से जो टॉपिक्स की तरह हम ब्लॉकेट को टॉपिक में भी कहते हैं कि हमें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है उसको जहन में रखना चाहिए। ठीक है। प्रोहिबिटेड एक्शन ड्यूरिंग द ब्लॉकेट, ब्लॉकेट के दौरान कौन से एक्शंस को जो है ना वो प्रोहिबिट किया जाता है। सबसे पहले तो स्टारवेशन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलियंस को स्टार्व करना फॉर द फूड, और दूसरे एसेंशियल सप्लाई के लिए स्टार्व करना, ये नहीं करना चाहिए, ये लिमिटेड है, इसके ऊपर जो है ना ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अटैकिंग सिविलियन वेसल्स, सिविलियंस को अटैक करना सख्ती से प्रोहिबिटेड है। फेलवर टू डिस्टिंग्विश, द ब्लॉकेड फोर्सेस मस्ट मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, उनको जो है ना वो बिटवीन द मिलिट्री टारगेट्स एंड सिविलियन वंस जो हैं उनको उसमें जो है ना डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेज अनलॉफुल ब्लॉकेड के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक इश्यूज खड़े हो सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अफेक्टेड स्टेट्स में ब्रिंग केस जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में ला सकती है, और यूनाइटेड नेशंस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के जो है ना अनलॉफुल ब्लॉकेड केसेस में वो इन्वॉल्व हो सकता है सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डज करंट इंटरनेशनल लॉ कंसर्निंग इम्यूनिटी suggest that the heads of state and former states of heads responsible for serious human rights violation would be well advised to remain home। ठीक है। ये एक इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल लॉ और जो कंसर्निंग इम्यूनिटी है, क्या वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो हेड ऑफ़ स्टेट्स या फॉर्मर हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं वो अगर सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन का हिस्सा हैं तो उनको जो है ना उस ओहदे से हटा देना चाहिए। सबसे पहले जो है ना हम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इम्यूनिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ के जो है ना हम इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं क्या होती है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, पहली है पर्सनल इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो है ना ये इम्यूनिटी जो कि प्रोटेक्शन होती है ना, तो ये इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन फॉरेन कोर्ट्स, जो है ना उसके खिलाफ अगर फॉरेन कोर्ट्स में इंडिविजुअल्स की प्रोसिक्यूशन को रोकती है। फंक्शनल इम्यूनिटी, दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर एक्शंस अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़। कोई जो पर्सनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, अपने पर्सनल ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान जो एक्शन लेते हैं, ये वाला जो फंक्शनल इम्यूनिटी है ये उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शनल फ्रेम है इसमें जो है ना वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जुरिस्डिक्शनल इम्यूनिटी ऑफ स्टेट्स एंड देयर प्रॉपर्टी 2004 ये इन्वॉल्व है। ठीक है। इन्वॉल्विंग नॉर्म्स रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कौन से नॉर्म्स को जो है ना वो कंसीडर करना चाहिए। क्राइम्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ इंक्रीजिंग रिकॉग्नाइज सर्टेन क्राइम्स जो है ना इंटरनेशनल लॉ में डे बाय डे जो है रिकॉग्नाइज हो रहे हैं ना, जैसे कि हमारे पास वॉर है, जीनोसाइड है, तो ये जो हमारे पास है ना ये इन्वॉल्विंग द अकाउंटेबिलिटी बढ़ने की वजह से इससे क्या होगा कि इम्यूनिटी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीकेशन, हमारे पास है इवॉल्विंग नॉर्म्स रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी, हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लीकेशंस ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट के ऊपर ये जो हमारे पास है इम्यूनिटी वो क्या जो है ना इम्प्लीकेशंस कर सकती है। रिस्क ऑफ अरेस्ट, ठीक है। ऐसे जो डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल लॉ वो सजेस्ट ये करती हैं कि हेड ऑफ़ स्टेट्स एंड फॉर्मर हेड ऑफ़ स्टेट्स जब वो जो है ना वो सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हों तो उनको जो है ना वो अरेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, लीडर्स हु हैव एंगेज्ड इन सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन में फाइंड देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेन्ड। ठीक है। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके स्ट्रेन हो जाती हैं। सेफ हेवन्स, वाइल सम कंट्रीज़ में स्टिल ऑफर सेफ हेवन्स फॉर फॉर्मर लीडर्स को सेफ हेवन देती है, दिस ट्रेंड इज़ मूविंग टूवर्ड्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। वो उनको सेफ हेवन देती हैं बहुत से ऑफिशियल्स को, लेकिन फिर भी ये जो है ना अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्रिटिकली appraise the position of international law relating to self-determination and session in the light of the International Court of Justice advisory opinion concerning the status of Kosovo। ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे उन्होंने हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से जो है ना उन्होंने पूछा है, लेकिन उन्होंने केस स्टडी दी है और वो है कोसोवो की केस स्टडी। ठीक है। तो कोसोवो की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ था सर्बिया से इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी February 17, 2008 में।
ठीक है। और ये इनका इसका जो है ना यूनाइटेड नेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक इसी वजह से एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये 1990 तक इसका जो है ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब ये देखो, जो है ना सर्बिया, ये कोसोवो के ऊपर की जो इंडिपेंडेंस है उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ICJ की एडवाइजरी ओपिनियन क्या है। इन एडवाइजरी ओपिनियन डिलीवर्ड इन जुलाई 22, 2010, ICJ concluded that द कोसोवो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डिड नॉट वायलेट इंटरनेशनल लॉ। कहते हैं कि जो कोसोवो की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करना है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करता। और इसके लिए जो उन्होंने की एस्पेक्ट्स दिए थे ना कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो उन्होंने कहा कि कोसोवो का जो है केस है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट है। ठीक है, तो क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सक्सेशन, ये देख लेते हैं। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से हम बात करें तो एम्बिग्विटी इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो एम्बिग्विट टॉपिक है। ठीक है, उसको क्लियरली जो है ना वो डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, डिफरेंटिंग कॉन्टेक्स्ट हैं जो हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन है उनका कॉन्टेक्स्ट हमेशा डिफरेंट होता है, इट्स कल्चरी ओरिएंटेड। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को टारगेट करती हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन जो मूवमेंट्स होती हैं, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे ना। तो अनकन्सिस्टेंट एप्लीकेशन होती है। ICJ की एडवाइजरी ओपिनियन ये थी कि रिफ्लेक्ट्स द इनकन्सिस्टेंटी इन हाउ इंटरनेशनलाइज अप्लाई टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर और सक्सेशन केस के ऊपर इंटरनेशनल लॉ कैसे अप्लाई होता है, ये एक इनकन्सिस्टेंसी होती है इसमें, क्योंकि जो हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट होती है वो कल्चरली होती है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर म्यून, ICJ की जो एडवाइजरी ओपिनियन यहाँ पे दी गई थी, उसने जो है ना वो जो फ्यूचर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट उसको बहुत पॉजिटिवली टारगेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है बाई बेलिग्रेंट ऑक्यूपेशन इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। बेलिग्रेंट ऑपरेशन जो है तब होती है जब एक फॉरेन पावर जो है वो कंट्रोल टेक्स अ कंट्रोल ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो है ना ऑन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब एक फॉरेन जो पावर है वो टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेती है तो हम कहते हैं कि ये बायलेग्रेंट ऑक्यूपेशन है। ठीक है, ये इसकी हम जो नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये हमेशा मिलिट्री कंट्रोल के बाद आता है। ठीक है, और इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, ये इसकी हम बात करें तो ये बायलेटरल ऑक्यूपेशंस आर फाउंड इन द ह्यूज हागो रेगुलेशंस। ठीक है, विच आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग, इसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है ना वो हागो रेगुलेशंस है जिसके अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया था। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग पावर देख लेते हैं। ऑक्यूपाइंग पावर जो है जो ऑक्यूपाइंग कर रही है उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। मेंटेनेंस ऑफ अ पब्लिक ऑर्डर, उससे कि जिस टेरिटरी के ऊपर उसको उसने ऑक्यूपाई किया है उसको उसके अंदर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखे, उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन को, सिविलियंस को जो है ना वो इंश्योर करे, प्रोहिबिशन ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट को जो है ना वो प्रोहिबिट कर दे, सिविलियंस के लिए जो है ना जो कलेक्टिव एक्शंस उनके सिविलियंस के खिलाफ होती हैं उसको प्रोहिबिट कर दे। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सेटलमेंट, आर्टिकल 49 ऑफ 4th जिनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि प्रोहिबिशन जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्यूपायर्स सिविलियन पॉपुलेशन है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। ठीक है, लीगल स्टेटस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये जो लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ऑक्यूपाइंग पावर की कोई सॉवरेनिटी नहीं होती। ठीक है, दे हैव नो सॉवरेनिटी ऑक्यूपाइड टेरिटरी के ऊपर, और इसके ऊपर कुछ लॉज जो है ना वो एप्लीकेबल होती हैं। एंड ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कैसेशन ऑफ कंट्रोल, बायलेग्रेंट ऑक्यूपेशन जो है कंक्लूड्स व्हेन द ऑक्यूपाइंग पावर विद जो ऑक्यूपाइंग पावर है जब वो विदड्रॉ कर जाती है, वो जो है ना जो ऑक्यूपाइड है उसके खिलाफ उठती है तो ऑक्यूपेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पोस्ट ऑक्यूपेशन कंसिड्रेशन, द आफ्टरमैथ ऑफ ऑक्यूपेशन कैन लीड टू कम्प्लेक्स लीगल एंड पॉलिटिकल सिनेरियोज। पोस्ट ऑक्यूपेशन जो है ना उसके बाद बहुत से लीगल एंड पॉलिटिकल सिनेरियोज जो है वो शुरू हो जाते हैं। इट क्वेश्चंस द क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेपरेशन, ETC। ठीक है, इसके कंटेम्प्रेरी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ना तो ये जो बेलिग्रेंट जो हमारे पास है ऑक्यूपेशन, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना इसराइली ऑक्यूपेशन टू ओवर द पैलेस्टाइन टेरिटरी है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्टेट इम्यूनिटी एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। स्टेट इम्यूनिटी की और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की हमने इसको डिस्क्राइब करना है। स्टेट इम्यूनिटी होती है रेफर्स टू द लीगल डॉक्ट्राइन दैट प्रिवेंट्स वन सॉवरन स्टेट फ्रॉम बीइंग sued in the courts of another state without its consent। ये स्टेट इम्यूनिटी जो है ना वो एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो कि प्रिवेंट करता है एक स्टेट को, एक सॉवरन स्टेट को, कि वो दूसरी स्टेट की कोर्ट में स्यू की जा सके। ठीक है। इसकी हम बात करें, इसके स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें ऑफिशियल एक्ट्स आते हैं। स्टेट इम्यूनिटी अप्लाइज ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें लीगल एक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की हम डिफाइन करें तो इट प्रोटेक्ट्स डिप्लोमेट्स एंड देयर फैमिलीज फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड सिविल सूट्स इन द होस्ट कंट्री। एक डिप्लोमेट्स तो दूसरे होस्ट कंट्री में रह रहे हैं, उनको और उनकी फैमिली को दूसरे कंट्रीज़ में स्यू नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। इसकी हम स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो ये पर्सनल इम्यूनिटी होती है। ठीक है, ये पर्सनली उनकी जो है ना, पर्सनली उनके फैमिली को पर्सनली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो नेचर ऑफ एप्लीकेशन का है। स्टेट इम्यूनिटी स्टेट के ऊपर अप्लाई होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है। लीगल जस्टिफिकेशंस का इशू है। स्टेट इम्यूनिटी जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी के ऊपर जो है ना वो बेस करती है, जबकि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है इट्स ग्राउंडिंग इन द नीड ऑफ डिप्लोमेट्स। ठीक है। स्कोप एंड एक्सेप्शन की बात करें तो स्टेट इम्यूनिटी जो है ना ये सर्टेन एक्सेप्शंस को अलाउ करती है, जबकि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है इट्स जनरली एब्सोल्यूट होती है ये। ठीक है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं। स्टेट इम्यूनिटी जो है ना टिपिकली इन्फोर्स होती है थ्रू इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक चैनल्स, जबकि जो हमारे पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इट कैन लीड टू इश्यूज ऑफ डिप्लोमेट एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट 2020 पेपर।